हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह की होती है और किस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमें इसमें कौन सा आयन एक्सचेंजर यूज़ करना है, और लेबोरेटरी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो है एक बफर है उसका पीएच चूज करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इस पीएच पे हमें इस प्रोटीन को सेपरेट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल मेथड है जिसके हेल्प से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी का एक टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक क्रोमेटोग्राफी है जिसमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। मतलब चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है इसमें। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड और प्यूरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। चार्ज का मतलब होता है आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्यूरिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन शो करते हैं चार्ज्ड स्टेशनरी फेस के साथ। मतलब जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होती है वो चार्ज्ड होती है, उसके ऊपर भी चार्ज होता है, और उसके साथ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन शो करते हैं जो कि रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल हमने सेपरेट करने, एक आयनिक सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें से हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स को हमें सेपरेट करना है हम उन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवाएंगे स्टेशनरी फेस के साथ। बाकी के मॉलिक्यूल जो उसके साथ अटैच नहीं होंगे वो एल्यूट हो जाएंगे मोबाइल फेस के साथ ही, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड हो गए हैं तो वहाँ पे बाइंड हुए हैं, उनको भी तो हमें सेपरेट करना है, उनको भी तो हमें प्यूरिफाई करना है, तो हमें उसको भी कॉलम से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम या तो सॉल्ट का ग्रेडियंट तैयार कर सकते हैं या फिर पीएच को कम ज़्यादा करके उसको वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो उसमें आयंस बाइंड हुए हैं वो रिवर्सिबल है, क्योंकि हम उसको बाद में जब हमें इल्यूट करना होता है तो उसको हम वहाँ से अनबाइंड भी कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन शो करते हैं इसमें आयनिक सॉल्यूट्स चार्ज स्टेशनरी फेस के साथ, ठीक है। तो इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, या फिर अमाइनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस टाइप की होती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। मतलब इस तरह से ये पूरा एक इसका सिस्टम तैयार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है मोबाइल फेस का जो एक रिजर्वायर होता है, मतलब एक बॉटल होती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। इसमें हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन होता है जो कि मोबाइल फेस का काम करता है। अब जो ये मोबाइल फेस है, मतलब जो ये रिजर्वायर है, ये कनेक्ट होता है एक पंप से, ठीक है। पंप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम उसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा फ्लो रखना है, हमें कम फ्लो रखना है, वो सारा पंप के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारे पास एक इंजेक्शन वॉल्व, ठीक है, मतलब जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। अब जो ये इंजेक्शन वॉल्व होता है ये इसमें तीन एडजस्टेबल वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक साइड से हम सैंपल अप्लाई करेंगे, फिर उसको हम इस तरह से घुमा देंगे, फिर उसको हम कनेक्ट कर देंगे पंप के साथ, और पंप जो है यहाँ से मोबाइल फेस को ट्रांसफ़र करेगा जो कि सैंपल में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन, मतलब एक स्टेशनरी फेस जो कि एक रेजिन की बनी हुई होती है। अगर हम कैटायंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो हमारे जो आयन एक्सचेंज रेजिन होगा, मतलब रेजिन के जो बीड्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, और अगर हम एनायंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी हम बाद में बात करते हैं कि आयन एक्सचेंजर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास आयन एक्सचेंजर जहाँ पे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है। अब इसके बाद आगे एक सप्रेशर के साथ ये कनेक्ट होती है। ये सप्रेशर क्या करता है, जो हमें आगे रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है उसके अंदर कोई नॉइस ना क्रिएट हो तो उसको ये सप्रेस करता है, मतलब पीछे जो क्या हो रहा है उसको ये सप्रेस कर देता है। और ये सप्रेसर जो होता है ये कनेक्ट होता है आगे
कंडक्टिविटी कॉइल से। कंडक्टिविटी कॉइल क्या करती है, मतलब हमने एक सैंपल को सेपरेट कर लिया, उस सैंपल को सेपरेट करने के बाद वो सैंपल यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। अब उस सैंपल से वो सिग्नल को रिसीव करेगी, कंडक्टिविटी जो कॉइल है ये सिग्नल को रिसीव करेगी और उसको भेजेगी आगे डाटा सिस्टम को, ठीक है। डाटा सिस्टम क्या करेगा, उस सिग्नल को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, जिसको देखकर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में, ठीक है। सो सबसे पहला आता है हमारे पास रिजर्वायर, जो कि मोबाइल फेस होती है। मोबाइल फेस को हम एल्यूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एल्यूट करता है हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को भी और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती है, मतलब अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी ये सेपरेट करता है। सो जो मोबाइल फेस होती है, अगर हमने एनाइंस को सेपरेट करना है तो ये हो सकती है डाइल्यूट बफर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से अगर हम कैटायंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसमें सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, एस्टिक एसिड का या फिर सिट्रिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पंप सिस्टम। जो हमने मोबाइल फेस का जो रिजर्वायर था उसको एक पंप से कनेक्ट किया था, तो पंप का क्या काम होता है, ये डबल पिस्टन पंप होता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है टू रिड्यूस द नॉइस इन क्रोमेटोग्राम। मतलब हम पंप सिस्टम से मोबाइल फेस का एक फ्लो जो होता है उसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब उसके फ्लो को कांस्टेंट रखने के लिए हमें पंप सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा होगा कि मोबाइल फेस कभी ज़्यादा जा रही है, कभी कम जा रही है या फिर कभी नहीं जा रही है, तो इस तरह से जो हमारा जो डाटा सिस्टम है उसके ऊपर जो हम रिजल्ट एनालाइज करेंगे तो उसमें वो नॉइस क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हम पंप सिस्टम यूज़ करते हैं, और पंप सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंजेक्टर, जिसको हम इंजेक्शन वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टर क्या होता है, ये एक वो जगह है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, मतलब सैंपल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, जिसको हम बोलते हैं वॉल्व इंजेक्टर। अब जो इंजेक्टर होता है ये दो पोजीशन पे इसमें एक चेंजिंग फॉर्मेट के वेल्व लगे हुए होते हैं। जो ये वेल्व होते हैं, ये इसकी जो दो पोजीशंस होती हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो दो पोजीशंस होती है इसमें किस तरह से फॉर्मेट चेंज होता है, आइए देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक वेल्व है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सैंपल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने सैंपल अप्लाई कर दिया, अब इसमें हमें मोबाइल फेस भी तो ऐड करनी है। सैंपल अप्लाई हो गया, तो इसमें हम मोबाइल फेस को ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस वेल्व को इस तरह से रोटेट कर देंगे और इसको पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमारा पंप इस साइड है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे रोटेट कर देंगे और हमारे पास ये आ गया वो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको रोटेट कर दिया, तो जहाँ से हमने सैंपल अप्लाई किया था उसको अब हम कनेक्ट कर देंगे एक पंप सिस्टम के साथ, ठीक है। पंप सिस्टम क्या करेगा, मोबाइल फेस का फ्लो वहाँ से करवाएगा और मोबाइल फेस वहाँ से ट्रैवल होती हुई आगे जो है वो कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, वो स्टेशनरी फेस के साथ। मतलब जो हमारे पास जो सेपरेशन वाला कंपार्टमेंट है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हमने सैंपल अप्लाई किया, सैंपल अप्लाई करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया। अब जहाँ से हमने सैंपल अप्लाई किया था उसको हमने कनेक्ट कर दिया पंप के साथ। पंप ने क्या किया, मोबाइल फेस को यहाँ से ट्रांसफ़र किया। अब जो मोबाइल फेस है वो उसको आगे कनेक्ट कर दिया किसके साथ, सेपरेशन सिस्टम के साथ, ठीक है। अब वहाँ पे सेपरेशन सिस्टम में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, वहाँ पे वो जो बफर है, मतलब जो सैंपल कंटेनिंग बफर है वो वहाँ पे जाएगा, और जो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज के साथ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, उसके साथ वो बाइंड होंगे। अब वहाँ पे उनकी जो है वो सेपरेशन होगी। अब नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है वो आता है स्टेशनरी फेज। अब जो स्टेशनरी फेज होती है, मतलब जो कॉलम होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रेजिन पैक्ड होता है, ठीक है। मतलब एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है, उसके अंदर हमने रेजिन पैक किया होता है। रेजिन के जो बीड्स होते हैं उनके ऊपर भी चार्ज होता है। अब जो कॉलम होता है, कॉलम के अंदर क्या होता है, रेजिन के बीड्स होते हैं, मतलब जो पोरस होते हैं, और एक सॉलिड सबस्ट्रेट पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मैट्रिक्स। मतलब कॉलम के अंदर रेजिन के साथ इनसॉल्युबल मैट्रिक्स होता है, और एक चार्ज्ड आयनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब रेजिन के साथ, रेजिन के ऊपर भी एक चार्ज होता है और उसके साथ एक हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाया होता है, जिसको एक्सचेंज करके जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके साथ बाइंड होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो कॉलम होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पोरस एंड सॉलिड सबस्ट्रेट पार्टिकल्स होते हैं, और उसके साथ हमारे पास एक होता है फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंजर। अब जो ये आयन एक्सचेंजर होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल मैट्रिक्स प्लस फंक्शनल ग्रुप।
अब जो ये आयन एक्सचेंजर होता है ये दो टाइप का हो सकता है, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। अगर हम कैटायंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कैटायन एक्सचेंजर यूज करेंगे, अगर हम एनायंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम एनायन एक्सचेंजर यूज करेंगे। ये है हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर और ये है हमारे पास एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। जो ये कैटायन एक्सचेंजर होता है इसके अंदर जो रेजन के ये बीड्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो एनायन एक्सचेंजर होता है उनके अंदर जो बीड्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि अगर हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करें तो उसके बीड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ठीक है, और एनायन एक्सचेंजर के बीड्स जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। क्योंकि हमें कैटायंस को सेपरेट करना है, कैटायंस को सेपरेट करना है तो हमें जो हमारे बीड्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है जो हमारे बीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं और इसके ऊपर हमने एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया होता है। वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके साथ हमारा जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो हमने प्रोटीन को सेपरेट करना है तो प्रोटीन यहाँ पे आएगी और इसके साथ compete करेगी, मतलब इसके साथ वो कंपटीशन करेगी और इसको यहाँ से रिमूव कर देगी और खुद यहाँ पे आकर बाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज का हमने इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है ये है कैटायन, और जो हमारे पास जो प्रोटीन है मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो प्रोटीन है उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो वो आएगी और यहाँ पर इसको हटाकर खुद बाइंड हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, ये भी कैटायन है और जो प्रोटीन आई यहाँ पे वो भी कैटायन है, ठीक है। अब इसमें कैटायंस का एक्सचेंज हुआ है, मतलब ये रेजिन की जो बीड्स हैं इसने क्या किया, इस कैटायन को एक्सचेंज कर दिया प्रोटीन के साथ, इसको रिमूव कर दिया और प्रोटीन को ले लिया, इसलिए हम इसको कैटायन एक्सचेंजर बोलते हैं। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैटायन एक्सचेंजर में हमेशा बीड के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनायन एक्सचेंजर के ऊपर बीड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो कैटायन एक्सचेंजर है उसका जो मैट्रिक्स है स्टेशनरी फेज जो है वो नेगेटिव चार्ज की होगी और जो फंक्शनल ग्रुप उसके ऊपर अटैच होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। इसी तरह से जो एनायन एक्सचेंजर है उसके ऊपर जो मैट्रिक्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच करवाया है वो नेगेटिव चार्ज का होगा। अब जो ये आयन एक्सचेंजर्स होते हैं इनको भी कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला है वीक एक्सचेंजर और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर। मतलब आयन एक्सचेंजर जो होते हैं चाहे वो कैटायन एक्सचेंजर है चाहे वो एनायन एक्सचेंजर है, ठीक है, तो उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वीक एक्सचेंजर और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर। किस वजह से कि ये कितने पीएच की वेरिएशन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब जो वीक एक्सचेंजर होंगे वो कम वेरिएशन को हैंडल कर सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर होंगे वो ज़्यादा वेरिएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कंपोनेंट आता है वो आता है सप्रेसर। सप्रेसर्स में क्या होता है, ये एक डिटेक्शन सिस्टम का ही पार्ट होता है, मतलब हमने जो रिजल्ट को एनालाइज करना होता है उसका ही ये पार्ट होता है और ये बैकग्राउंड जो सिग्नल आते हैं मोबाइल फेस के उसको ये रिड्यूस करता है ताकि हमारा जो क्रोमेटोग्राम है उसको हमने एनालाइज करना है तो उसके ऊपर कोई नॉइस ना हो, हमारे पास कोई गलत जो है उसके ऊपर पीक ना बन जाए, इसलिए जो सप्रेसर होता है उसको यूज़ किया जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये क्या करता है, जो हमारे पास आयनिक एल्यूट आता है पीछे से उसको ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। अब हमारे पास एक कंडक्टिविटी कॉइल होती है, वो सिग्नल को कंडक्ट करती है और उसको भेजती है डाटा सिस्टम को। अब डाटा सिस्टम में क्या होता है, डाटा सिस्टम एक प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम है, ठीक है, मतलब प्री प्रोग्रामर जो कंप्यूटिंग इंटीग्रेटर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है डाटा सिस्टम के लिए। अब डाटा सिस्टम में प्रोग्राम सेट होता है पहले से, अब वो सिग्नल को रिसीव करेगा और उस सिग्नल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्रोमेटोग्राम बनाएगा और जिसको देखकर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसका क्या प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत सिंपल होता है, ये बेस्ड होता है ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज स्टेशनरी फेस। मतलब जो हमने मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट करना है, जो आयन्स हमारे पास है जिनको हमने सेपरेट करना है उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है स्टेशनरी फेस के। फॉर एग्जांपल हम एनायंस को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो एनायंस होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके लिए जो हम आयन एक्सचेंजर यूज़ करने वाले हैं उसका जो स्टेशनरी फेस होगी उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
सो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। अब जो हमारे पास जो चार्ज्ड सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो चार्ज पार्टिकल जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उनके सेपरेशन किस वजह से होती है? क्योंकि जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं उनके डिफरेंट डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन होती है विद द आयन एक्सचेंजर। ऐसा तो है नहीं कि जो हर एक सॉलिड जो है वो सेम डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन के साथ बाइंड करेगा स्टेशनरी फेज के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हर एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होता है उसकी डिफरेंट डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन होती है आयन एक्सचेंजर के साथ, जिसकी वजह से हम जो चार्ज सॉलिड होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन है ये किस वजह से डिफरेंट होती है? हो सकता है उनके चार्जेस में डिफरेंस हो, किसी के ऊपर ज़्यादा चार्ज हो और किसी के ऊपर कम चार्ज हो। उनकी चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेसेस के ऊपर भी डिफरेंस हो सकता है। इसलिए जो उनकी डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ वो डिफरेंट होती है। अब जो लूजली बाउंड होगा वो जल्दी ल्यूट हो जाएगा और जो टाइटली बाउंड होगा उसको ल्यूट करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो इनको ल्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाउंड मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं लास्ट में। पहले हमने जो अनडिज़ायरेबल थे उनको सेपरेट कर दिया, अब लास्ट में हमने उसको एनालाइज करना होता है। तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे जबकि वो बाउंड हो चुका है स्टेशनरी फेज के साथ? जो बाउंड मॉलिक्यूल्स है उसको एल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पीएच को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बना सकते हैं जिसको कम या ज़्यादा करके हम उसको सेपरेट करवा सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये आयन एक्सचेंजर है हम ये किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा आयन एक्सचेंजर यूज़ करना है। सो आयन एक्सचेंजर को सेलेक्ट करने के लिए हमें जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, जो बायो मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसका हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा आयन एक्सचेंजर यूज़ करना है। अगर तो हमारे पास जो सॉलिड है उसके ऊपर एक सिंगल टाइप का चार्ज है, मतलब हमारे पास एक प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो सारे पॉजिटिव चार्ज के हैं। ठीक है, तो वो उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है। और अगर हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस केस में हमें उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये वो पीएच होता है। जो बायोमॉलिक्यूल है उसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब वहाँ पर आकर हमारा जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इस केस में हम या तो कैटायन एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं या फिर एनायन एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीएच। ठीक है, अगर तो पीएच वैल्यू जो है हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर सेट करनी है, ठीक है, तो उस केस में हम एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। अगर हम पीएच वैल्यू को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे सेट करते हैं तो उस केस में हम कैटायनिक एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी प्रोटीन है जिसका हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं पता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अननोन प्रोटीन्स हैं उनमें किस तरह का हम आयन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, इसको चूज़ करने के लिए हमें उसका ट्रायल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन को लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, एक आयन एक्सचेंजर के साथ, चाहे वो कैटायन एक्सचेंजर हो चाहे वो एनायन एक्सचेंजर हो। ठीक है, हम किसी एक के साथ उसको मिक्स कर देंगे और उस सैंपल को हम 10 से 15 मिनट के लिए उसको हम इक्विलिब्रेट करेंगे। इक्विलिब्रेशन के बाद हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम उसको थोड़ा सेटल होने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको सेटल होने के लिए रख दिया, अब सेटल हो गया है वो, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। मतलब आपको पता है जब किसी भी सॉल्यूशन को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट और जो नीचे जो सेटल डाउन हो गया है उसको हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंपल लेंगे सुपरनेटेंट से और उसको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब उसके अंदर जो प्रोटीन आयंस थे, अमाइनो एसिड जो थे, अगर तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, तो हम सोच लेंगे कि यही वाला आयन एक्सचेंजर हमें यूज़ करना है। और अगर उनकी कंसंट्रेशन उतनी है तो हम दूसरा आयन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि हमें कौन सा आयन एक्सचेंजर यूज़ करना है फॉर अननोन प्रोटीन्स। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। सो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इक्विलिब्रेशन, दूसरा होता है सैंपल एप्लीकेशन और तीसरा वॉशिंग और लास्ट आता है इसमें एल्यूजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रेशन की।
इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, मतलब जो कॉलम होता है उसको हमें सबसे पहले इक्विलिब्रेट करना पड़ता है, मतलब उसको बैलेंस करना पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई और अदर इम्प्योरिटीज ना हो। अब वो इक्विलिब्रेट है इसका हमें कैसे पता चलेगा? जो डिटेक्टर होगा उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर इसके ऊपर एक पीक फॉर्म हो रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है, मतलब हमारा जो कॉलम है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले जब इक्विलिब्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा जो डिटेक्टर होता है उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो इक्विलिब्रेट है, मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। हम इसमें अब अपना सैंपल अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है इसमें सैंपल एप्लीकेशन। सैंपल एप्लीकेशन में क्या होता है, सैंपल को एक बफर के साथ मिक्स किया जाता है। अब पीछे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में ये देखा कि रिजर्वायर होता है हमारे पास, उसके अंदर बफर सॉल्यूशन होता है, उसको एक पंप के साथ कनेक्ट करके आगे उसका फ्लो रेट डिसाइड किया जाता है, उसको मतलब रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब जो वो वहाँ से जो बफर आ रहा है, जो मोबाइल फेज है, उसके साथ आगे हम सैंपल मिक्स करते हैं। अब सैंपल और जो बफर होता है उसको लोड किया जाता है कॉलम के ऊपर, ठीक है। अब कॉलम के ऊपर उसको लोड कर दिया और हमने फ्लो रेट सेट कर दिया। फ्लो रेट हमने इतना ज़्यादा नहीं रखना है, फ्लो रेट को हमने बहुत ही ज़्यादा कम रखना है ताकि जो हमारे पास जो आयंस है उनको इनफ टाइम मिल सके बाइंडिंग के लिए। मतलब हमारे पास सैंपल में जो आयन है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, अगर हम ज़्यादा फ्लो रेट रखेंगे तो फटाफट से एल्यूट हो जाएंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा बाइंड होने के लिए। तो उनको हम इतना टाइम देंगे कि वो बाइंड हो सके स्टेशनरी फेस के साथ। तो इसके लिए हमें जो फ्लो रेट होता है बफर सॉल्यूशन का, मतलब मोबाइल फेस का, उसको हमें बहुत ही कम रखना पड़ता है। हमने सैंपल तो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सैंपल जो है उसके अंदर जो आयंस है वो स्टेशनरी फेस के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी और वो बाइंड हो जाएंगे जो वहाँ पे बाइंड होने होंगे। और बाकी के जो अनडिज़ायरेबल जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, मतलब जिन प्रोटीन का हमारे लिए कोई काम नहीं है, उन प्रोटीन को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे वॉशिंग। वॉशिंग से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए वो बाइंड रहेंगे, बाकी जो नहीं बाइंड हुए, मतलब बाकी जो रिमेनिंग है, वो वहाँ से वॉश हो जाएंगी विद बफर। अब वो बफर के साथ वॉश होंगे तो आगे डिटेक्टर पर जाकर वो एक पीक फॉर्म कर लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे जो अनडिज़ायरेबल, मतलब जो नॉन डिजायर्ड प्रोटीन्स है, वो एल्यूट हो गई है, ठीक है। अब उनकी ये पीक फॉर्म हो गई है। अब नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आता है वो आता है एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है, एल्यूजन में हम उन कंपोनेंट्स को, उन आयंस को सेपरेट करते हैं जो बाइंड हुए होते हैं। अब हमने बाकी अनडिजायरेबल को तो पहले सेपरेट कर लिया, अब हमने उसको भी तो सेपरेट करना है, वो भी तो हमें चाहिए होता है। तो उसको हम स्टेशनरी फेज से किस तरह से अनवाइंड करवाएंगे, तो वो सारा आता है एल्यूजन के अंदर, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जिसमें हम डिजायर्ड प्रोटीन को या फिर एनालाइट को सेपरेट कर सकते हैं। अब जो ये इल्यूजन होता है इसको हम या तो सॉल्ट की हेल्प से कर सकते हैं या फिर पीएच की हेल्प से कर सकते हैं। पहला इसमें हम ले लेते हैं सॉल्ट। अगर हमने सॉल्ट की हेल्प से इसको सेपरेट करना है, मतलब उसकी हेल्प से इसको एल्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट सेट करेंगे सॉल्ट का, ठीक है। मतलब पहले हम लो लेवल की कंसंट्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर उसको ज़्यादा करते करते हाई लेवल के लास्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब लो से हाई लेवल तक इसकी कंसंट्रेशन को हम एक ग्रेडियंट बना लेंगे। अब जब हम लो कंसंट्रेशन को अप्लाई करेंगे सॉल्ट की, तो उसमें क्या होगा, जो लूजली बाउंड होंगे वो एल्यूट हो जाएंगे। मतलब जो लूजली बाउंड है हमारे पास प्रोटीन्स जो उसमें बाउंड हुई है वो एल्यूट हो जाएंगी। अब कुछ प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रांगली बाउंड है, मतलब वो अच्छे से बाइंड हुई है स्टेशनरी फेज के साथ, तो उसको एल्यूट करने के लिए हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में हम और ज़्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्ट्रांगली बाउंड जो प्रोटीन्स होती है वो एल्यूट हो जाती हैं। अब दूसरा इसमें आता है पीएच। अगर हमने पीएच की हेल्प से इनको एल्यूट करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो पीएच होता है उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर सेट करेंगे। मतलब जितना हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है प्रोटीन का, उतना हम पीएच रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6, तो हम पीएच भी 6 ही सेट करेंगे, ताकि जो हमारी प्रोटीन है, मतलब जो प्रोटीन बाउंड हुई है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए। अब जो उनके ऊपर चार्ज जब न्यूट्रल हो जाएगा तो वो अपने आप जो है उसके साथ जो बॉन्ड है उसको छोड़ देगी, ठीक है। क्योंकि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उसके ऊपर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएगी। अब जो उनके ऊपर जब चार्ज ही नहीं रहा है तो वो किस तरह से बाइंड कर सकती है स्टेशनरी फेस के साथ। अब जो उनके ऊपर चार्ज जब न्यूट्रल हो गया है तो इस हेल्प से हम उसको भी
एल्यूट कर सकते हैं। और जब वो एल्यूट हो जाएंगी तो इस तरह से डिटेक्टर के ऊपर एक पीक की फॉर्मेशन करेगी। अब जो पहले एल्यूट हुई है वो इस तरह से पीक बनाएगी, और सेकंड पीक की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी जो लास्ट में एल्यूट हुई है, मतलब जो स्ट्रांगली बाउंड थी उनकी पीक लास्ट में फॉर्म होगी। इस तरह से हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। अब हम बात कर लेते हैं कि आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हम बफर का पीएच किस तरह से चूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे प्रोटीन है जिसके ऊपर दोनों चार्जेस हैं, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। सो लो पीएच पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और हाई पीएच पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। सो मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटीन है, उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 3, मतलब 3 पीएच पे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। सो अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उससे हम कम करेंगे इसका पीएच, ठीक है। मतलब इस पीएच पे 3 पीएच पे इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 हो गया है। अब इसको अगर हम कैटायन एक्सचेंजर की हेल्प से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जो पीएच है उसको 3 से 2 कर देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम कैटायन एक्सचेंजर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोटीन को हम एनायन एक्सचेंजर की हेल्प से सेपरेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जो पीएच है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, इसको हम 3 की बजाय यहाँ पे 4 कर देते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा और इसको हम एनायन एक्सचेंजर की हेल्प से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कैटायन एक्सचेंजर के लिए हम इसका पीएच जो है उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम रखेंगे, मतलब इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 3 है और इसका पीएच हमने रखा 2, ठीक है। और इसी तरह से एनायन एक्सचेंजर के लिए हम क्या करेंगे, इसका पीएच जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा देंगे, मतलब इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 3 है और इसका पीएच हम सेट करेंगे 4। तो इस तरह से जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर